हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। आई एम राहुल बर्नवाल। हम लोग पीटी 365 विजन आईएएस का पॉलिटी कर रहे थे। उस संदर्भ में हम लोगों ने जो है कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग पीटी 365 के रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करके आज ख़त्म कर देंगे विजन आईएएस का पीटी 365 जो पॉलिटी का करंट अफेयर है पूरे एक साल का लगभग। तो हम लोगों ने जो है टॉपिक में 9 सब टॉपिक को कवर कर लिया था। हम लोग टॉपिक नंबर 2 में 8 सब टॉपिक को कवर कर लिए थे। टॉपिक नंबर 3 सेंट्रल स्टेट रिलेशन में 3 टॉपिक कवर हो गया था। जुडिशरी में 8 सब टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। इलेक्शन में हम लोग जो है 3 टॉपिक को कवर कर लिए थे। आज हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स से शुरू करते हुए टोटल जो टॉपिक 8 के 8 टॉपिक हैं ख़त्म कर देंगे और विजन आईएएस के पीटी 365 को आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बिना देरी किए शुरू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपका जीरो आईएएस के चैनल में स्वागत है। प्लीज़ हिट करें लाइक बटन और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि हम सामने वाले को कुछ पैसा देते हैं, उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी को लोग फंड देते थे, पैसा कैश में देते थे। इससे पता चल जाता था कि कौन आदमी किसको पैसा दिया जा रहा है। और अगर कोई पैसा पॉलिटिकल पार्टी मान लो जीत के आई और उसको जो पैसा नहीं दिया तो उसको वो पनिशमेंट देती थी, उसके लिए पॉलिसी को उल्टा पुल्टा कर देती है पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए इलेक्टोरल में चुनाव में हम लोग को सुधार लाने के लिए हम लोग जो है 2017-18 में यूनियन बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक डेटा रिलीज हुआ एसबीआई बैंक से जो ये बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से अभी तक 10,000 करोड़ रुपया जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है जो उनको चंदा मिला है। ठीक, तो हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसमें जो भी आदमी इस बॉन्ड को ख़रीदता है या जिसको बेचता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब अगर 100 रुपये का किसी ने बॉन्ड ख़रीदा तो सामने वाले को 100 रुपये ही दिया जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसमें नाम लिखा होता है कि मैं इसको इतना रुपया देता हूँ। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो किसका है, इसीलिए उसको बोला गया है बियरर। बियरर मतलब जिसका नाम लिखा है उसी को दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बॉन्ड है, उसमें लिखा है कि 10 करोड़ रुपया और लिखा है बीजेपी, तो मतलब ये जो बॉन्ड का पैसा है वो बीजेपी पार्टी को जाएगा। बीजेपी उसको कांग्रेस को जमा कर नहीं सकती है उस बॉन्ड को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो बॉन्ड होता है उसमें किसी का नाम लिखा नहीं होता है। मतलब जो दे रहा है उसका नाम नहीं है, लेकिन जिसको दिया जा रहा है वो है। इससे क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, कौन नहीं दिया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में जिसको दिया गया उसका जो है उस पार्टी का नाम ज़रूर होगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो चुनाव है वो सुधार हो जाएगा, उसमें है ना क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंटरेस्ट फ्री है, आपको बता दिया। और ये एनोनिमस डोनेशन है, मतलब पता नहीं चलता है कि कौन दिया है, लेकिन किसको दिया है ये पता चलेगा। और ये बॉन्ड हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिसको बॉन्ड दिया गया है वही जो है 15 दिन के अंदर, जब उसको बॉन्ड प्राप्त हुआ उसके 15 दिन के अंदर उसको जो है बैंक में जमा करना पड़ेगा, तभी उसका पैसा जो है जितना बॉन्ड में लिखा है वो वही आएगा। अगर मान लीजिए 15 दिन के अंदर मान लो एक आदमी है बॉन्ड खरीद लिया और वो पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो जब पॉलिटिकल पार्टी को मिला उसके 15 दिन के अंदर जो है उसको बैंक में इस बॉन्ड को जमा करेगा, तभी बैंक जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देगी जितना इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए 15 दिन के अंदर ये नहीं करता है तो जो भी बॉन्ड का पैसा है ये पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगा, ये चला जाएगा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, PMRF, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, याद रखिएगा ये। तो जो ये बॉन्ड हम कब खरीद सकते हैं, तो बॉन्ड आप हमेशा नहीं खरीद सकते हैं। बॉन्ड साल में जो है 4 महीना में ही बॉन्ड मिलेगा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, और वो भी पूरे 30 दिन नहीं 10 दिन। और जो बॉन्ड होगा वो 1000 के नंबर में हो सकता है या 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। मतलब आपको 500 रुपये का बॉन्ड खरीदना है तो नहीं होगा, लेकिन आपको 1000 के मल्टीपल में खरीदना है, मतलब 1000, 2000, 3000, 5000, 4000 या 10,000 के मल्टीपल में करना है, 10,000, 100 नहीं होगा, 10,000, 100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10,000 तो है इसके डोनेशन में, 100 है क्या? नहीं, 100 की जगह कितना है, 1000 है, तो आपको 11,000 खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो मल्टीपल में खरीद सकते हैं, मतलब 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक। लाइफ स्पैन कितना होगा, तो आपको 15 दिन में उसको जो है जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है, जैसे कि
सभी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड हम नहीं इशू कर सकते। हम उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेंगे जो पार्टी लोकसभा में कम से कम 1% सीट लाई हो, 1% वोट लाई हो, या स्टेट असेंबली इलेक्शन में उसको 1% वोट मिला हुआ है, ठीक। और वो पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर, मतलब जो आपका कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए। इसको लाया गया था 2017 के बजट में। और कोई भी आदमी कितना अमाउंट का, ठीक है, और कितना नंबर का बॉन्ड खरीद सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कितने बार भी बॉन्ड खरीद सकता है और कितने अमाउंट का भी खरीद सकता है, ठीक। और अगर वो 15 दिन में अगर नहीं जमा करता है पॉलिटिकल पार्टी बैंक में बॉन्ड को जो उसको मिला है, तो पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चला जाएगा। इस तरह से पहला टॉपिक खत्म हुआ। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो एक एक्ट संविधान पार्लियामेंट में लाया गया जो इलेक्शन लॉ को जो है अमेंडमेंट एक्ट इसका नाम दिया गया। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है और जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको चेंज करता है। क्यों? ताकि चुनाव को सुधार किया जा सके। तो इसमें ये बोला है कि जो भी इलेक्टोरल रोल होता है, अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है, देखिए एक इलेक्टोरल रोल एक पेपर होगा, ठीक है। जो आते हैं ना ऑफिसर लोग आते हैं, देखते हैं कि कौन किस घर से कौन कौन आदमी एलिजिबल है वोट देने के लिए, किसका किसका ठहरा है। तो उस एक यहाँ पे उस आदमी का फ़ोटो होगा कोने पे, उसका नाम एड्रेस ये सब पता होगा, पिता विता का नाम। फिर वो दूसरे घर उसी घर में दूसरा मेंबर का नाम होगा, फिर तीसरे मेंबर का, फिर वो दूसरा घर जाएगा वहाँ पे ऐसे तो ऐसे करके उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे जो भी आदमी वोट देने के लिए एलिजिबल उनका रजिस्ट्री होता है। उसी को इलेक्टोरल रोल बोलते हैं और उसी को जो हम लोग बोलते हैं निर्वाचक नामावली। तो जो जो वोटर हैं एलिजिबल उनका नाम होता है उसे, ठीक है। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट करके ये बोला गया कि जब हम लोग किसी आदमी को रजिस्टर करेंगे वोटर के रूप में, तो उसको हम लोग आधार कार्ड से भी लिंक कर देंगे उसका यहाँ पे। लेकिन हम किसी मतलब वो बोलेगा कि आधार कार्ड लाओ लिंक करने के लिए, लेकिन कोई आदमी अगर आधार कार्ड नहीं दे रहा है तो उसका हम लोग इलेक्टोरल रोल में नाम रखेंगे, उसको हम लोग वंचित नहीं कर सकते। उसको कोई दूसरा जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। मतलब आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर होने के लिए, किसमें, निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में, ठीक है। तो ये साल में जो है लगभग 4 बार होगा ये इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन, जनवरी में, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। इसमें एक टर्म था पहले वाइफ से यूज होता था, वाइफ को हटा के स्पाउस बोल दिया गया। वाइफ मतलब पत्नी होती है, स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब ये है अगर हस्बैंड है तो उसकी स्पाउस होगी वाइफ, अगर वाइफ है तो उसका स्पाउस होगा हस्बैंड। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल बनाने का कोशिश किया गया स्पाउस को यूज करके। उसके बाद प्रेमाइस के डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया। प्रेमाइस मतलब जहाँ पे पहले इलेक्शन होता था, ईवीएम में ये सब रखा जाता था, उसी को बोलते थे, लेकिन अब एक्सपैंड कर दिया गया डेफिनेशन। प्रेमाइस का मतलब होगा जहाँ भी काउंटिंग होता है, जहाँ भी ईवीएम को स्टोर करते हैं, जहाँ भी पोल से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है रहती है, पोलिंग ऑफिसर रहते हैं वो। तो 1951 एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि कोई भी प्रेमाइस जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है उसको एक्वायर करने का, ताकि आराम से जो है इलेक्शन हो पाए। अब हम लोग इसी में एक टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। 2 एक्ट है, 1950 का एक्ट और 1951 का एक्ट। बहुत आसान है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों में इंटरचेंज कर देगा। लेकिन याद ये रखना है कि जो 1950 का एक्ट है वो वोटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वोटर से। तो वोटर का क्वालिफिकेशन देखा जाता है कि कौन वोटर एलिजिबल है वोट देने के लिए 18 से प्लस, और इलेक्टोरल रोल बनाते हैं हम लोग, नहीं होता निर्वाचक नामावली, मतलब ये इलेक्शन से पहले का है, ठीक है। और सीट का बंटवारा कर देते हैं कि लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी उसका एरिया क्या होगा, और विधानसभा के इलेक्शन के लिए कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया होगा, ठीक। 1951 एक्ट में जनरली रिलेटेड है किससे, तो क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस है, मतलब चुनाव में कौन सा जो है करप्ट प्रैक्टिस है, दुराचार का प्रैक्टिस है जिसको नहीं किया जाना चाहिए, और कौन कौन सा क्राइम माना जाएगा चुनाव में। उसी तरह जो लड़ते हैं इलेक्शन उनका योग्यता क्या होना चाहिए और कब वो अयोग्य हो जाएंगे, और इलेक्शन कैसे कैसे लोकसभा में के लिए इलेक्शन और जो है विधानसभा के इलेक्शन होगा वो डील करता है। मतलब देखिए ये वोटर से रिलेटेड है और ये नॉर्मल जो चुनाव प्रोसेस हो रहा है वो उससे रिलेटेड है। आप इसको ऐसे याद कीजिए। अब कुछ टर्म न्यूज में रहता है जैसे रिमोट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। बहुत सिंपल है।
देखिए रिमोट वोटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी वोटर होता है उसको परमिशन दिया जाता है कि वोट कर सकता है, ठीक है, कहाँ से, जहाँ से वो एलिजिबल है उसके अलावा दूसरे जगह से, ठीक है, फ्रॉम अदर लोकेशन देन पोलिंग स्टेशन असाइंड। तो जहाँ पे उसको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कोई आदमी जाए, मान लो रांची के वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो चाहे तो दूसरे जगह से वो वोट कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट वोटिंग, ठीक है। तो ये एनआरआई के लिए था कि एनआरआई चूँकि इंडिया के बाहर रहते हैं तो वो कहीं से भी वोट कर सकते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस सिस्टम को, रिमोट सिस्टम वोटिंग को ख़त्म कर दिया। दूसरा वोटिंग है प्रॉक्सी वोटिंग। तो प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब ये है कि जिस आदमी का वोटर लिस्ट में नाम है उसके जगह उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसके कोई रिलेटिव वो वोट करेंगे। ये किसके लिए होता है जनरली, जैसे आपको पता है कि जो आर्म फोर्सेस होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, या जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स है, या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो चूँकि ये अपना काम करेंगे कि वोट देने आएंगे, इसीलिए इनका काम बहुत क्रूशियल है, क्लासिफाइड सर्विस में ये आते हैं, बहुत क्रूशियल है। इसीलिए वोटिंग के दिन ये खुद वोट नहीं करते हैं बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं कि जहाँ पे इनका वोटर आईडी है, वहाँ वोटर लिस्ट है, जहाँ का जो वो लिस्ट है वहीं पे जाके वोट करेंगे। तो देखिए रिमोट वोटिंग में वो आदमी खुद वोट कर रहा है लेकिन जाके नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे जगह से कर रहा है। प्रॉक्सी वोटिंग में क्या होगा, वो आदमी वोटिंग खुद नहीं कर रहा है, उसके जगह उसके फैमिली का कोई रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है या उसका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वोटिंग जो हो रहा है वहीं पे हो रहा है जहाँ पे उसका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये दोनों चीज़ में डिफ्रेंसिएशन है। रिमोट वोटिंग अब नहीं होता है, प्रॉक्सी वोटिंग होता है, ठीक। अगला चीज़ है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम लोग बैलेट पेपर किसी को दे देते हैं, मतलब डिजिटल से किसी को हम लोग पीडीएफ भेज देते हैं और उसमें नाम लिखा होता है कि आपका नाम होगा और आप किस पार्टी को चुनना चाहते हैं, वोटर किस एमपी एमएलए को चुनना चाहते हैं, वो आप अपना प्रेफरेंस दे दिए किस पार्टी को हम वोट देना चाहते हैं। जनरली ये देते हैं हम लोग आर्म फोर्सेस में, पुलिस में। पुलिस मान लीजिए झारखंड की पुलिस है, वो दूसरे राज्य में अगर सर्विस दे रही है और उसका वोटर लिस्ट अगर झारखंड में है तो यहाँ से ये थोड़ी आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वोटर आईडी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस आदमी के पास भेज देंगे और ये अपना बोल देगा कि हमको इसको चुनना है, और ये फिर इलेक्ट्रॉनिकली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वापस भेज देगा। तो जो आदमी आर्म फोर्स में है, जो भी पुलिस पर्सनल अगर दूसरे राज्य में, गवर्नमेंट की एम्प्लॉय अगर भारत से बाहर है, या किसी आदमी को जेल में रखा गया है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट को डालते हैं। अगला है पोस्टल बैलेट एनआरआई के लिए। तो देख लिए पहले जो था एनआरआई को क्या करना पड़ता था, एनआरआई को, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सोच रही है कि हम जो है, ये इलेक्शन कमीशन सोच रही है हम एनआरआई को पोस्टल बैलेट देंगे। पोस्टल बैलेट का मतलब वही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पेपर निकाल लीजिए और उसको लिफाफा में डाल के उस आदमी के पास भेज दीजिए जिसको वोट डालना है। तो अभी तो इन लोगों के लिए है पोस्टल बैलेट, ठीक है, ये अपना पोस्टल बैलेट से अपना वोट देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सोच रही है कि एनआरआई के लिए भी हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, अभी नहीं होता है। अभी एनआरआई को वोट देना है तो सबसे पहले ये चाहिए कि वो भारत का नागरिक रहे, वो किसी दूसरे देश का नागरिक एक्वायर नहीं करना चाहिए, ठीक। दूसरा, नागरिकता एक्वायर नहीं करना चाहिए, और उसको वोट दे के खुद जो है आना पड़ेगा, किसी दूसरे के थ्रू पोस्टल बैलेट से या प्रॉक्सी बैलेट से या रिमोट बैलेट से नहीं हो सकता। ये आपको टर्म ध्यान में रखिएगा। उसका अगला है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। तो देखिए जो भारत का जो चुनाव प्रणाली है उस किस तरह का है, देखिए आर्टिकल 324 और 329 में इलेक्शन कमीशन को पावर है इलेक्शन करवाने का। जो इलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से होता है, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो वोट दे सकते हैं और कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के नाम पे, जाति के आधार पे, रंग भेद के आधार पे, सेक्स के आधार पे। और सीट जो है लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट है, ट्राइब के लिए 47 सीट है, किसमें लोकसभा में और विधानसभा में। यहाँ आपको वो राज्यसभा भी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा में जो है सीट है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए फिक्स रिजर्व नहीं होती है, ठीक। और डिलिमिटेशन कमीशन के सलाह पे जो हम लोग बनाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कितना होगा, इसका कितना होगा, तो डिलिमिटेशन कमीशन के मदद से ही बनाते हैं। अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इसको मैंने पॉलिटी के पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, तो आप ज़रूर देखिए। इसके पहले जो है 4 से 5 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक, तो ज़रूर देखिए उसको। अब लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन जो है नहीं करती है, क्योंकि 2026 तक इसको सीज कर दिया गया कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया पहले से चल रहा है वही रहेगा। 2026 तक कुछ हम एरिया का चेंज नहीं करने वाले। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब से होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये है
जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को या जिस भी एमपी एमएलए को, जिस भी आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे कि वो लोकसभा का इलेक्शन या एमएलए या एमपी बन गया है, जो डायरेक्ट इलेक्शन में होता है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, बल्कि ये भी देखते हैं कि उसको जो है 50% से ऊपर वोट मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग का दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोस्तों, तो ये न्यूज़ में ये टॉपिक इसलिए था क्योंकि प्राइवेट मेंबर का एक बिल लेके आया है जिसमें लोकसभा में, ताकि इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जो कमेटी होती है उसका हम लोग फॉर्मेशन कर पाएँ। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो होता है वो कैबिनेट करती है, वो मतलब प्रेसिडेंट करता है, किसके सलाह पे, कैबिनेट के सलाह पे, कोई कमेटी नहीं होती है। इसलिए एक बिल लाया गया ताकि हम एक कमेटी बना पाएँ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। तो जो बिल में प्रावधान है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो किसी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो, और इसमें बिल में ये भी प्रावधान था कि इलेक्शन कमीशन अगर रिटायर होता है तो उसको कोई भी बेनिफिट ना मिले, कोई वो दूसरा कोई पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ना ले पाए। अभी प्रेजेंट में कंडीशन ये है, इलेक्शन कमीशन अगर रिटायर होता है तो वो दूसरा जॉब को ले सकता है, ये आप याद रखिएगा। ही कैन बी एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, रिटायरमेंट के बाद वो दूसरे जॉब को ले सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी इसमें कन्फ्यूज करेगा। सीएजी नहीं कर सकता है, सीएजी अगर एक बार रिटायर हो गया तो वो नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग जनरली जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन माना जाता है यार इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले उनको बोल दिया जाता है कि भाई अगर आप हमारे इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं तक उसकी जो ऑटोनॉमी को है खतरा है, इसीलिए इस बिल को लाया गया था प्राइवेट मेंबर के द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि जो मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का या जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रधानमंत्री के एक ग्रुप में, एक पैनल। ठीक है, लेकिन अभी ये बिल है, अभी कानून नहीं बना है, इसीलिए अभी इसको हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। कार्यकाल को 6 साल का होगा, और जो रीजनल कमिश्नर होंगे, क्षेत्रीय कमिश्नर को 3 साल को बोला गया है। ठीक है, प्रेजेंट तक में क्या सिचुएशन है वो देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 324(2) के अंदर ये बनती है, और इसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। टेन्योर होगा 6 साल और 65 साल जो भी पहले आए। सर्विस कंडीशन, सेवा का जो कंडीशन होगा जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर और या रीजनल कमिश्नर दोनों एक ही चीज़ होता है, उसको अगर हटाना है हमें तो कौन हटाता है? हटाता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसके लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसके सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब अगर किसी दूसरे कमिश्नर को हटाना है तो हमें सलाह लेना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, प्रेसिडेंट को। ठीक, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तब इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार हटाना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन काम क्या करती है? लोकसभा के इलेक्शन करवाती है, राज्यसभा का करवाती है, विधानसभा का करवाती है, उसके अलावा प्रेसिडेंट का करवाती है, राष्ट्रपति का करवाती है। ठीक, चूँकि ये प्राइवेट मेंबर लेके आए हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? तो देखिए, प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट आदमी होगा, नहीं। प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा कोई एमपी जो उस समय क्या है, मंत्री नहीं है। जो ऐसा एमपी जो मंत्री नहीं है उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बोलते हैं दोस्तों। और उनके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही ला सकते हैं, और ये बिल लोकसभा में लाया जाएगा, रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा वो डिपेंडेंट करता है चेयरमैन पे राज्यसभा में और लोकसभा में स्पीकर पे। 1970 से अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हो पाई है और कानून नहीं बन पाई है। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितने संख्या है, तो ये देखेंगे हम लोग कि जब इलेक्शन कमीशन बनी है 25 जनवरी 1950, इसको डेट याद रखिएगा। तो 1989 तक इसमें एक ही आदमी थे, एक ही मेंबर थे, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर जाके 1990 से लेके जो है 1990 से लेके 1993 तक ये 3 मेंबर बॉडी बन के रही, फिर जाके 1 मेंबर बनी, और फिर जाके भी 3 पर। तो प्रेजेंट में भी 3 मेंबर बॉडी इसमें है। ठीक, इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। आगे देखते हैं सोशल डेमोक्रेसी। दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बस आपको ये ध्यान देना है कि सोशल डेमोक्रेसी का कुछ कंपोनेंट होता है। सोशल मतलब सामाजिक लोकतंत्र। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है कि ये एक आइडियोलॉजी है जो प्रमोट करता है समानता को। ठीक है, मतलब पूंजीपति में जनरली जो पूंजीवाद होता है उसमें समानता नहीं होता है, उसमें कोई अमीर रहेगा, कोई बहुत गरीब रहेगा। जैसे अमेरिका है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट है।
ठीक है। एक तरफ हमारे पास अंबानी है और उसके बगल में एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, है ना, उसके घर के बगल में। तो इससे क्या पता चलता है कि कैपिटलिस्ट में जो है असमानता रहता है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में जब भी कैपिटलिज्म होगा, पूंजीवाद होगा, तो वहाँ पे हम लोग समानता की बात बोलेंगे। वहाँ पे हम लोग सोशल और इकोनॉमिक इंटरवेंशन का बात करेंगे, ताकि समाज में फेयर और इक्वल सोसाइटी बने और पूंजीवाद के अंदर ही समाज में समानता हो, सबको क्या मिले, इक्वालिटी मिले समाज के अंदर, और किस तरह से हम लोग को इक्वालिटी को अचीव कर पाएँ, ये भी हम लोग उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा देखिए, मार्क्स जो होता है वो किसकी बात करता था, रिवॉल्यूशन की बात करता था, वो क्रांति की बात बोलता था। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी बात होता है इवोल्यूशन से, हम लोग इवॉल्व करेंगे, मतलब समाज का जैसे जैसे नीड होगा उसके अनुसार प्राइवेट और स्टेट का ओनरशिप कैसा होना चाहिए। पूरा सभी चीज़ राज्यों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, राज्य में स्टेट के कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में, ना ही सभी चीज़ प्राइवेट के प्लेयर में होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में। जिस तरह से समाज का नीड है उसके अनुसार जो है ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए, प्राइवेट में और स्टेट में, मतलब कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में किस तरह से बैलेंस हो, ये बात करता है सोशल डेमोक्रेसी। इसी में हम लोग देखते हैं कि ये बात करता है सबको सर्विस मिले, सेवा मिले। कैसा सेवा, तो हेल्थ का सेवा, शिक्षा का सेवा, केयर का सेवा, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के लिए, ठीक है, और वर्कर का अधिकार को प्रोटेक्ट हो, ये बात करता है सोशल डेमोक्रेसी का। जनरली सोशल डेमोक्रेसी जो है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क आता है, उनके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे देते हैं, मतलब जो भी लोकतंत्र हो उसमें लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो और लोगों का क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, वो ये बात करता है। इसके अलावा जो भी सोशल सर्विसेज हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, शिक्षा है, वो इनकी बात करता है। और उनको फंड करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम हो। टैक्सेशन कैसा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जितना इनकम आपका बढ़ रहा है उसे टैक्स हो। जैसे इंडिया में भी क्या है कि जितना इनकम आपका बढ़ता है, जैसे मान लीजिए 3 लाख के नीचे कोई टैक्स नहीं, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 10 लाख के ऊपर इतना % टैक्स, मतलब बढ़ेगा। 1 करोड़ कमा रहे तो और बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो जो फंडिंग होता है सोशल डेमोक्रेसी के लिए देशों में, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से होता है। इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट का बात करते हैं। लेबर मार्केट मतलब समझते हो, लेबर्स का मार्केट मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं उनका मार्केट। वर्कर किस तरह से फैक्ट्री में बार्गेनिंग करते हैं, किस तरह से फैक्ट्री में जाते हैं और अपने बोलते हैं कि हमको तनख्वाह बढ़ाओ, हम इतना प्रोडक्शन करते हैं, उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं दोस्तों। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है जहाँ पे वर्कर और जहाँ पे मालिक, किसका मालिक, फैक्ट्री का मालिक, दोनों कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे से करता है। देखो, वर्कर को क्या चाहिए कि इसको तनख्वाह अच्छा से मिलना चाहिए, वेज, ये चाहेगा कि वेज बढ़े। और मालिक क्या चाहेगा कि इसका वेज कम हो, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है। ये चाहेगा कि प्रोडक्शन हम जितना कर रहे हैं उसके अनुसार हमको वेज मिलना चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए। लेकिन मालिक चाहेगा इसको ढूंढ के काम करो, मजदूर जैसा जितना काम करने का रहो। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, वर्कर और मालिक जो होता है दोनों कंप्रोमाइज़ करता है, दोनों बार्गेन करता है कि हम इतने घंटा काम करेंगे, हमको इतना रुपये चाहिए। मालिक बोलता है नहीं, हम इतने देंगे। तो एक मिडिल पॉइंट एक मिलता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों एग्री करते हैं इस बात पे कि इतने घंटे का इतना पैसा देंगे तुमको। वेज का नेगोशिएशन होता है। इसी को पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र में पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग का ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में इलेक्शन से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। तो देखिए, ये जो बॉडी है इसका इंडिया चेयरमैन बना 2022 से 24 तक। ये क्या है, तो जितने भी एशिया में जनरली इलेक्शन कंट्री हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उनकी जो इलेक्शन बॉडी है, जैसे इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग इंडिया का हो गया, उसी तरह कुछ जो है आपका नेपाल का होगा, कुछ आपका भूटान का होगा, कुछ आपका जो है बांग्लादेश का होगा। तो जितने भी एशिया के लगभग कंट्री है उनका जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ का, उनका एक इनफॉर्मल जो है, उनका एक जो है वो ग्रुपिंग है, मतलब नॉन पार्टीसन, मतलब पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ये पूरे एशिया का ये ग्रुपिंग है, ताकि इनका मकसद है कि पूरे एशिया में जो इलेक्शन हो वो फ्री फेयर अच्छे से हो। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रखिएगा। इनका जो AAEA है, उनका एक बॉडी है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, उसका इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर। और अभी जो है इंडिया फ़िलहाल जो है चेयरमैन पे बना हुआ है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी।
तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है, मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन मिला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। मतलब वो रजिस्टर तो है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब उसको पहचान नहीं मिला है। किसके रूप में पहचान? ना तो स्टेट पार्टी के रूप में पहचान, ना ही नेशनल पार्टी के रूप में पहचान। अब नेशनल पार्टी क्या होता है, इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको ट्रिक बताया था 6-4-4-2-3-4। अब 6-4-4-2-3-4 क्या है? ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो पिछले लेक्चर में ज़रूर देखें कि 6-4-4-2-3-4 मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी समझ गए। रजिस्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, लेकिन उसको दर्जा नहीं मिला है स्टेट पार्टी का और नेशनल पार्टी का। नेशनल पार्टी का क्या कंडीशन है? 6-4-4-2-3-4, जो इसको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। ठीक, तो देखिए इलेक्शन कमीशन को पावर तो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने का, लेकिन अगर एक बार पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो गई तो उसको रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं है कि जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को इतना तो पावर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई हेरा फेरी करता है पैसे का, या गलत तरीक़े से फंड को उठाता है, या बैंक का अकाउंट फुलफ़िल नहीं करता है कंडीशन, तो उसको जो है वो नोटिस दे सकती है। ठीक है, तो देखिए कोई पार्टी रजिस्टर तो होता है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड कब हो सकता है, ये है। तो देखिए यह पार्टी क्या, कोई पार्टी क्या करे, रजिस्टर तो कर ले अपने को, लेकिन वो कभी इलेक्शन ही नहीं लड़े। तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो वोट और सीट उसको मिलेगा नहीं, तो वो क्या रहेगी, अनरिकॉग्नाइज्ड रहेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन वो अपना इस एक्ट में करवा लिए। दूसरा, न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी, जो रजिस्ट्रेशन जो है जो अभी अभी मिला है, तो मतलब अभी मिला है, वो अभी लड़ी नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इसको मिल तो गया है लेकिन ये कभी नहीं लड़ी है। इसका मतलब ये है कि अभी इसको रजिस्ट्रेशन मिला है, हो सके ये आगे लड़ेगी। और कुछ पार्टी वैसे जो जिसको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है वो चुनाव लड़ी भी है, लेकिन जितना परसेंटेज चाहिए वोट या सीट स्टेट पार्टी बनने के लिए और नेशनल पार्टी, वो इसको नहीं मिला है। उसी को हम लोग 3 क्राइटेरिया लगभग 3 कंडीशन में पार्टी जो है रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। ठीक है, इस तरह से ये भी सब टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। तो इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो उससे रिलेटेड हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसको पावर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्र पे, जो नेशनल या स्टेट की पार्टी है जो रिकॉग्नाइज है, उसमें अगर डिस्प्यूट्स होता है, मान लीजिए 2 फैक्शन हो गया, जैसे शिवसेना 2 भागों में हो गया, एक गुट जो है चल गई आपका किसके साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, ठीक है, और दूसरा चल गई एकनाथ शिंदे के साथ, है ना। 2 पार्टी बन गई, 2 पार्ट हो गया, इसके साथ कुछ एमएलए चलेगा, इसके साथ कुछ। और ये पार्टी क्या है, कौन सी पार्टी थी, स्टेट पार्टी थी, इसको रिकॉग्निशन मिला था, या रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, तो स्टेट पार्टी। तो सुप्रीम को ये जो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा कि हम मेरा जो है शिवसेना का झंडा होगा, मेरा सिंबल है, ये बोला और ये भी बोला। तो इलेक्शन कमीशन देखेगी किसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए का साथ है, इसके साथ है कि इसके साथ है। ठीक, तो जिसके साथ होगा उसको पार्टी का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एकनाथ शिंदे को मिल गया, तो वो ये भी लेकिन नहीं मानेगी, भाई झंडा तो यूज करेगी शिवसेना का इलेक्शन में, तो फिर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन बोलेगी तो आपको ये झंडा यूज नहीं करना है, आप जो है इलेक्शन लड़िए। ठीक है, इलेक्शन लड़िए, फिर अपने को रजिस्टर कराइए, और फिर जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आप सिंबल जो है यूज कीजिएगा, लेकिन ये इसको जो सिंबल मिला है वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, समझ गए। तो एक कोई पार्टी है 2 भागों में, जनरली अगर एक गुट इसके साथ चलेगा, एक गुट इसका, तो जिसके सबसे ज़्यादा साथ एमएलए होगा उसको ओरिजिनल पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, और इसको इलेक्शन कमीशन बोलेगी कि आप जो है इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन के बाद आप रजिस्टर कीजिए खुद को, फिर जैसे ही इलेक्शन में आपका परफॉर्मेंस रहा उसके अनुसार हम रिकॉग्नाइज करके आपको एक सिंबल देंगे। ठीक है, या आप खुद सिंबल चुनिएगा, लेकिन ये वाला सिंबल यूज मत कीजिएगा जो इसको मिल चुका है। ठीक है, तो ये तो बात था दोस्तों ऐसी पार्टी का जो रजिस्टर भी है और जो रिकॉग्नाइज भी है, मतलब ये पार्टी पहले से रिकॉग्नाइज थी स्टेट का पार्टी के रूप में। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होगा, जो पार्टी रजिस्टर तो है लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन अनरिकॉग्नाइज पार्टी है। तो अगर इनके एमएलए के बीच में लड़ाई होता है कि हम इलेक्शन कमीशन का ये गुट, इसमें भी 2 गुट हो गया,
एक ए बन गई और एक बी। अब बी बोल रहा है कि हम ओरिजिनल सिंबल का यूज करेंगे, तो इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा। इसमें इलेक्शन कमीशन बोलेगा आप खुद ही मैटर को सुलझा लीजिए बातचीत करके, नहीं तो आपको कोई और दिक्कत है तो आप सीधे जाके कोर्ट जाइए, कोर्ट में कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ किसका करता है, वो करता है रजिस्टर पार्टी, और वो पार्टी रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट के बीच में, स्टेट पार्टी में या नेशनल पार्टी में। तो ये डिफरेंस है इलेक्शन कमीशन सिंबल जब भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन जो है अलॉट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। मल्टीपल सीट से क्या हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, उसको लेके न्यूज है। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है कि क्या एक से अधिक सीट से हम लोग लड़ सकते हैं चुनाव। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन कुछ है वो ये बोलता है कि हम एक सीट से ज़्यादा, मैक्सिमम जो हम 2 सीट से कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। बाकी दिनेश गोस्वामी ये सब कमेटी जो है वो बोला था एक आदमी को एक ही सीट से इलेक्शन को लड़ना चाहिए, ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन ये है एक कैंडिडेट 2 सीट से मैक्सिमम लड़ सकता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक डिपार्टमेंट है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये एक नोडल एजेंसी है सरकार का जो डील करता है जो भी इलेक्शन कमीशन से इशू रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के वोट। तो देखिए एक टेंडर वोट होता है। टेंडर वोट का मतलब ये है कि एक उस समय क्या होता है जब कभी आदमी अपने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि हम जो है इस पार्टिकुलर इलेक्टर हैं, हम ही जो है वोटर हैं, और वो वोट करता है लेकिन उसके ठीक पहले कोई दूसरा आदमी उसी के नाम पे वोट दे चुका है। तब उस केस में मान लीजिए कोई आदमी है ए, वो वोट देने गया, ठीक है, लेकिन उसी समय क्या हुआ जब वोट देने गया तो पता चला कोई इसके जगह पे कोई दूसरा आदमी इसी के नाम पे वोट कर चुका है। तो उस केस में क्या होता है कि ये आदमी को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम जो है वोट करो। फिर देखा जाता है कि जेन्युइननेस की ये वोटर सही था या ये आदमी सही है, जो भी सही होगा उसके वोट को वैध माना जाएगा। चैलेंज वोट क्या होता है? चैलेंज वोट का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि हर जो पोलिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे पोलिंग बूथ होती है, जहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल एजेंट होता है। ठीक है। वो देखता है कि इलेक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब उसको लगता है पॉलिटिकल एजेंट को कि इलेक्शन जो है, जो इलेक्टर है, जो वोटर है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, मतलब राम के जगह श्याम वोट देने आ जा रहा है, तो उस केस में वो वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन होगा, वहाँ का जो चुनाव करवा रहा होगा, उसको जाके रिपोर्ट करेगा। एक होता है टेस्ट वोट। टेस्ट वोट का मतलब ये है जब कोई वोटर बोलता है कि हम बटन दबाए थे ए को और बटन दब गया सी, तो उस केस में इलेक्शन का जो वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा होगा वो देखती है कि क्या ईवीएम सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा से वोट देने का मौका मिलता है। उसी वोट को हम लोग टेस्ट वोट बोलते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन से लेकर, अब हम देखते हैं जो इलेक्टर होता है, मतलब जो वोटर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए इलेक्टर जो होता है, जो वोटर का रजिस्ट्रेशन, पहले जो 18 साल होने के बाद वोटर का इलेक्शन होता था। वोटर का क्या होता था? रजिस्ट्रेशन। किसी आदमी को अगर वोट करना है तो उसके पहले उसको वोटर आईडी होना चाहिए, है ना। तो वोटर आईडी जो पहले बनता था वो 18 साल होने के बाद बनता था। लेकिन सरकार अब रूल को चेंज कर दिया। अब ये बोलिए कि जो भी किसी भी आदमी का अगर 17 साल है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वोटर के रूप में करा सकता है, और जब उसका 18 साल हो जाएगा तो वो वोट दे सकता है। तो पहले रजिस्ट्रेशन 18 साल में होता था, अब 17 साल में होगा। और ये जब 17 साल होगा तो उसमें जो है साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन का डोर ओपन होगा। जनवरी, फिर 4 महीना बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, अप्रैल, अगस्त एंड अक्टूबर, ये 4 महीने में रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं। ठीक है। जब इसका 18 साल हो जाएगा तो वोट ये दे देगा। ठीक। एक कमेटी बनी है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन। इलेक्शन को एक्सेसिबल करना मतलब सबको सुगम बनाना है। तो उसके लिए सुगम बनाना है किसके लिए? तो जो PWD है ना, फिजिकली हैंडीकैप, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इलेक्शन, ताकि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके लिए सेंटर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रयास किया जा रहा है, और जो है कमेटी बनाया गया है। ठीक है ना। तो कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होगा, मतलब जो चुनाव आयुक्त होगा वो उसके मतलब क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। इसका मीटिंग साल में 2 बार होगा, मतलब साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार होगा, जहाँ पे भी चेयर या किसी और भी इंटरवल में हो सकता है, चेयरमैन जो डिसाइड करे। टाइम पीरियड जो होगा इस कमेटी का 2 साल का होगा। ठीक। बाई एनुअली का मतलब है इस साल में क्या होगा?
2 साल में क्या होगा, एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा जो इलेक्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग साल भर में जो भी बिल पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रखे गए होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी, मतलब जो भी साल भर जो भी संवैधानिक या विधिक संस्था या एग्जीक्यूटिव कोई कार्यपालिका बॉडी अगर बनी होगी तो उसके न्यूज़ में तो रही होगी, तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो पहला बॉडी है UIDAI, इसके बारे में आप वाकिफ़ होंगे। ये जो बॉडी है वो आधार कार्ड जनरली बनाती है। ठीक है, तो ये बॉडी स्टेचुटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट के अंदर बना है। कौन सा एक्ट? आधार एक्ट 2016 के अंडर में। ठीक है, ये किसके अंडर में काम करता है? तो मेटी के अंदर में काम करता है, जो इन्फॉर्मेशन और IT वाली मिनिस्ट्री होती है वो। इसका काम ये है कि भारत के सभी रेसिडेंट को, रेसिडेंट मैं बोला हूँ, मैं नागरिक नहीं बोला हूँ। आधार कार्ड जो है वो नागरिक का पहचान पत्र नहीं है। ये किसका पहचान पत्र है? ये रेसिडेंट का, आप उसके निवासी हैं कि उसका प्रदान है पहचान है, क्या भारत में रहते हैं या नहीं, भारत की नागरिकता का पहचान ये नहीं है आधार कार्ड। ठीक है, तो जितने भी भारत में रेसिडेंट हैं उनको ये पहचान पत्र देती है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसको हम लोग बोलते हैं भारत का निवासी। तो देखिए, जब भी किसी आदमी को आधार कार्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है कि हम इस भारत के रेसिडेंट हैं, तो उसके पिछले 1 साल के अंदर 6 महीना भारत में रहना होगा, उसी को बोलेंगे भारत का रेसिडेंट। फिर से सुनिए, मान लीजिए कोई आदमी है, उसको इस तारीख को, मतलब आज कितना तारीख है? 24 फरवरी को आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सरकार देखेगा पिछले 1 साल में, मतलब 24 फरवरी 2022 से लेके 24 फरवरी 2023 तक क्या वो आदमी भारत में 6 महीना रहा है। अगर रहा है तभी वो भारत का रेसिडेंट कहलाएगा और उसी रेसिडेंट को आधार कार्ड दिया जाएगा, मतलब अब भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वही काम है, आइडेंटिटी अगर फेक है किसी के पास तो ना रहे। और ये गवर्नमेंट सर्विस में आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन, अगर सर्विस आपको दे रहा है PDS का सर्विस या DBT का सर्विस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या सब्सिडी, तो उसके अंदर जो है आधार कार्ड का प्रयोग होता है। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। ठीक है, और ये रेसिडेंट को देता है जो भारत में 6 महीना, मतलब 182 डेज, साल में 365 दिन रहता है, तो उसका आधा कितना होगा? 6 महीना 182 दिन। तो उससे अधिक जो भारत में पिछले 12 महीनों में रहा है जब वो रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसी को भारत का क्या बोलेंगे? निवासी बोलेंगे, और उसी को आधार कार्ड मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अगर बच्चा 5 साल से नीचे का है तो उसके पेरेंट के बायोमेट्रिक के आधार पे, ठीक है, आधार कार्ड दिया जाएगा। उस आधार कार्ड को हम लोग बोलेंगे बाल आधार कार्ड, क्योंकि बच्चे का है। ठीक है, तो UIDAI संस्था ये बोली कि आधार कार्ड का प्रयोग जो है हम लोग क्रिमिनल को पहचानने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे? फोरेंसिक के लिए, मतलब नहीं किया जा सकता जांच पड़ताल के लिए। सिर्फ इसका जो काम जो है लोगों को गवर्नमेंट सर्विस ये सब प्रोवाइड करने में किया जाएगा। जिस पर्पज़ के लिए आधार कार्ड जनरेट किया जाता है, मान लो सिम कार्ड के लिए या किसी के लिए, बस उसी पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा, ना कि उसके डेटा को स्टोर करके हम लोग अदर पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आधार एक्ट के अंडर में वो उसके परमिशन हम लोग को नहीं है। ठीक, तो गवर्नमेंट इसमें और भी चेंज की है। ये बोली है कि जिस डॉक्यूमेंट का यूज करके हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं उसको 10 साल में कम से कम एक बार उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग मान लीजिए आधार कार्ड कोई 10th के सर्टिफिकेट पे बना है, तो हम लोग का जो 10 साल में होगा वो सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड को अपडेट कराना पड़ेगा, ताकि आधार कार्ड लेटेस्ट डेटा के अनुसार बने। आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन रखती है जिसका नाम है CIDR, फुल फॉर्म है सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो सभी आधार कार्ड के डेटा को रखती है। उससे रिलेटेड जो फिंगरप्रिंट होता है और जो डेमोग्राफी होता है, मतलब वो किस एरिया का है, उसका आँख का आइरिस का मतलब कैसा दिखता है, फिंगरप्रिंट क्या है, उसको स्टोर करती है कौन? CIDR बॉडी। ठीक, अगला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। सेंट्रल मतलब केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो न्यूज़ में इसलिए था कि इसने बोला कि RTI का जो केस बहुत पेंडिंग होता है उसमें डिक्लाइन हुआ है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपील को जो है सुन चुके हैं, RTI अपील को। ठीक है,
तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सूचना या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये आरटीआई एक्ट के अंदर बना, मतलब एक्ट के अंदर बना, इसीलिए स्टेचुटरी वैधानिक संस्था होगा, विधान के में बना है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल एक तो मुख्य जो है सूचना आयुक्त होगा और 10 जो है सूचना आयुक्त होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम 11 लोग हो सकते हैं, ठीक। इनका कार्यकाल होगा 3 साल या 65 साल, ये आपको याद रखना है। इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, अगर एक बार ये रिटायर हो गए इस पोस्ट से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो दोबारा उसी पोस्ट में उनका नहीं हो सकता अपॉइंटमेंट। इनको पावर होता है सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट का मतलब गवाह को बुलाना, गवाह से पूछना डॉक्यूमेंट के बारे में, वो इनका पावर है, ठीक है। ये जो मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन खुद नहीं करता, उसके लिए कमेटी है कितने 3 मेंबर की, जिसके मेंबर होंगे पीएम, वो उसका चेयरपर्सन होता है उस कमेटी का। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो, और केंद्र जो है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको पीएम जो है नॉमिनेट करते हैं। टोटल 3 लोग होंगे, मोदी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, और हमारा एक भारत सरकार का कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और उनका जो है ये कमेटी सलाह देती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है इन लोगों को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, ठीक। तो आरटीआई एक्ट में जो पहले था कंडीशन, वो जाके सरकार ने आरटीआई बिल नहीं है, अभी एक्ट बन चुका है। आरटीआई एक्ट 2019 में सुधार लाया। क्या लाया चेंज? तो चेंज ये लाया, पहले क्या होता था, जो सीआईसी होते थे मुख्य, मतलब जो भी मेंबर्स होते थे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सेंटर पे, या जो है इन्फॉर्मेशन कमीशन नॉर्मल वाला, उनका सैलरी जो होता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता था। लेकिन सरकार ये बोला कि इनका जो सैलरी होगा, जो भी सेवा का कंडीशन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक। उसके बाद देखिए आरटीआई एक्ट में ही एक सेक्शन 8 है, इसमें ये लिखा है कि देखिए कोई भी जो भी सरकारी संस्था है वो इन्फॉर्मेशन को कभी कभी नहीं दे सकती है। तो किस आधार पे नहीं दे सकती है? जब सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो, या साइंटिफिक और एक राष्ट्र आर्थिक इंटरेस्ट का हो, या कोई ऐसा मैटर जिसमें कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन नहीं देने के लिए, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह से मीटिंग करवाता है, क्या क्या डिसीजन लेता है, वो सब मैटर में हम सूचना मांग नहीं सकते। उस मैटर में सेक्शन 8 के अंदर जो है सूचना सरकार मना कर सकती है देने से। उसी में एक सेक्शन 24 भी है, ये बोलता है कि जितने भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई है, सीआईडी है, आईबी है, राव है, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका वर्किंग होता है, उसके रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। लेकिन जहाँ भी करप्शन हुआ है या मानव अधिकार का उल्लंघन अगर वो लोग किए हैं, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये वाला टॉपिक जो है हमारा कवर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंडिया का इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बारे में। तो देखिए न्यूज़ में इससे था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोला कि हम लोग को एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन आना चाहिए। जिस तरह एक अम्ब्रेला के अंदर में बहुत सारे लोग जो है आ सकते हैं, उसी तरह एक हम लोग एजेंसी बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। उसके अंदर हम सीबीआई, ईडी और जो है एसएफआईओ, स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफिस, उसको हम लोग रखेंगे। एक इंडिपेंडेंट जो है एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट बनाओ जिसके अंदर बहुत सारे एजेंसी इन्वेस्टिगेशन वाली हो। तो हम लोग पढ़ेंगे अब सीबीआई के बारे में। तो देखिए सीबीआई जो है सबसे पहले एक याद रखना है, ना तो ये संवैधानिक बॉडी है, संविधान के अंदर बना है, ना कोई कानून के अंदर बना है, ठीक। ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया है। तो 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन और पब्लिक ग्रीवांस के अंदर इसको बनाया गया। और ये जो पावर डिराइव होता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के बाद ये डिराइव होता है। इसको संथानम कमेटी जो थी वो रिकमेंड की थी। उसके बाद इसमें एक सीबीआई का डायरेक्टर इसमें होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है 3 मेंबर कमेटी के द्वारा। उस कमेटी में मेंबर होते हैं कौन? प्रधानमंत्री खुद, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेम चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था जब जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पे जो सीजीआई था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पे उसकी जगह कौन था? वहाँ पे उसकी जगह था सेंट्रल का कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। तो इनका जो कार्यकाल होता है डायरेक्टर जनरल का सीबीआई का, वो 2 साल का होता है, लेकिन उसको हम लोग 3 बार 1-1 साल करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 3 बार उसको एनुअल एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब टोटल उसका 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन जनरली उसका 2 साल कार्यकाल होता है और 5 साल उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसका जो सीबीआई का फंक्शन वही है कि साइबर क्राइम को देखना, टेक्नोलॉजी वाले क्राइम को। और ये जो सीवीसी एक बॉडी होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल को वो क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। लोकपाल के बारे में हम लोगों ने PT 365 में ही देखा है,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका लक्ष्मीकांत के चैप्टर में दिया हुआ है। ये CVC जो है वो एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि CVC एक्ट के बाद ये बनी है, ठीक। इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल क्या है, पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का जितने भी पुलिस एजेंसी है उनका एक ग्रुपिंग को इंटरपोल बोलते हैं। तो भारत में जो इंटरपोल को कोऑर्डिनेट करता है वो CBI करता है, ठीक है। तो CBI जो होता है वो 3 टाइप के केसेस को डील करता है। एक है करप्शन से रिलेटेड, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय में करप्शन हुआ तो वो। दूसरा स्पेशल क्राइम, स्पेशल क्राइम मतलब सीरियस और बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग और ये सब का दिक्कत है। इसके अलावा जो है ये जो स्पेशल क्राइम होगा, जैसे कहीं मर्डर हो गया या कुछ हो गया, तो उस क्राइम को देखने के लिए या तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप यहाँ पे जांच कीजिए, कौन, CBI, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट बोलेगा तब। या तो इकोनॉमिक ऑफेंस होगा, जैसे बैंक का फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। CBI जनरली जो यूनियन टेरिटरी का केस होता है ना, वो खुद देखता है, सुआ मोटो लेता है, लेकिन अपने आप लेता है, ठीक। और जनरली CBI जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है वो ED को ट्रांसफ़र कर देता है। ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन जो है, प्रवर्तन डायरेक्टोरेट है ना। तो सेंटर जो होता है CBI को पावर दे सकता है कि वो राज्य में जाके इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन राज्य में CBI को सेंटर गवर्नमेंट स्टेट में डायरेक्टली नहीं भेज सकती है, सिर्फ उसके कंसेंट से भेज सकती है। मतलब अगर राज्य बोले तभी सेंट्रल CBI को सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य में भेज पाएगी कंसेंट से, नहीं तो नहीं। दूसरा, CBI को अगर किसी भी कहीं भी इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी पार्ट में, चाहे वो स्टेट हो, UT हो या कहीं भी हो, ठीक है। UT में तो तुरंत खुद कर लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो इंडिया के किसी भाग में CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टली भेज सकती है। इसमें राज्यों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो याद क्या रखना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट CBI को स्टेट में भेजती है तो उसके लिए उस राज्य को कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस राज्य परमिशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तभी भेजेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट CBI को अगर भेज रही है राज्य में, तो उसके लिए जो है उस राज्य से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के भेजेगी, ठीक। अगला बॉडी जो हम देखते हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। ये जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी टाइप की है, समझ लीजिए। इसके डायरेक्टर हो, इसको हेड करते हैं। इसका अभी 2 साल कार्यकाल होता है, लेकिन 1-1 साल इसको बढ़ाया जा सकता है 3 बार। ये क्या क्या देखती है, तो फॉरेन एक्सचेंज, जो भी पैसा विदेशी धन के जो एक्सचेंज से मैटर होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या फ्यूगिटिव ऑफेंडर मतलब जो भगौड़े लोग होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, उनसे वो कुछ क्राइम करते हैं तो उनसे रिलेटेड ED जो देखती है। ED बहुत अभी न्यूज़ में है कि नहीं। तो अगला जो बॉडी है वो SFIO है, स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो इसका मतलब है कभी भी कोई फ्रॉड धोखाधड़ी होता है, कहाँ पे, कंपनी में होता है, तो उसको ये बॉडी देखती है, ठीक। इसका भी हेड होता है ED, ठीक। ED इसका हेड होता है, लेकिन याद रखना है ये जो बॉडी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कंपनी एक्ट के अंडर में बनी है, ठीक। तो इसका जो मंत्रालय होगा वो कॉर्पोरेट मंत्रालय होगा। तो जो भी इसको पावर है अरेस्ट करने का, क्योंकि फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करके वो अरेस्ट कर सकती है, जिस तरह CBI जो है अरेस्ट कर सकती है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में ये आता है, ठीक है। उसके बाद अगला बॉडी है NIA। तो NIA जो है, NIA एक्ट के अनुसार जो है 2008-9 में बना था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2008 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है। इसमें भी डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक। और इसमें क्या है, जो NIA जनरली टेरर फाइनेंसिंग को देखती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखती है, काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट के बारे में देखती है, या साइबर टेररिज्म को देखती है, या एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक, जो एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस होता है ना, बम, पटाखा नहीं मतलब बम, जो वो होता है विस्फोटक, उसको देखती है, ठीक। अगला जो कुछ हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो सुरेश पटेल न्यू CVC बने हैं। तो जो CVC बनी थी वो 1964 में बनी थी सन, ठीक है। करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिकमेंडेशन पे संथाना कमेटी के, इसको जो अपॉइंट करती है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन बाद में ये जो बॉडी है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिए, ठीक है। और अभी एक एक्ट के बनी है, अंडर बनी है CVC एक्ट के अंडर में, ठीक है। इसलिए अब क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या जो मेंबर होते हैं, कंपोजिशन होता है, उसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 से अधिक विजिलेंस कमिश्नर नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1+2, ठीक, मैक्सिमम, ये 2 मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक तो जो सेंट्रल पे चेयरपर्सन होगा ही, बाकी विजिलेंस कमिश्नर होंगे, मैक्सिमम 2। हमने पढ़ा था चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, इसमें क्या हमने बताया था कि एक इसमें चेयरपर्सन होगा और लेस देन 10 जो होगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे, लेकिन CVC में 1+2 रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो मेंबर होते हैं
उसको जो कार्यकाल होता है वो 4 साल या 65 साल होता है। मैंने CIC के समय में बताया था 3 साल या 65 साल। तो ये आपको याद रखना है, आप रिलेटिव में पढ़िए तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका भी प्रेसिडेंट करवाता था। तो इसमें कौन कौन होते हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर उसमें भी था, इसमें भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें भी था, इसमें भी है, उसमें था आपका किसमें, CIC में आपका था यहाँ पे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पे था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको याद रखना इसमें भी जो है 3 मेंबर की कमेटी है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जो मेन जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी उसका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो ये जो है इस एक्ट के अंदर बना है, मतलब ये भी एक क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब जुडिशियल मतलब ये एक थोड़ा जो है मैटर को एडजुडिकेट करने का काम आती है, मतलब मैटर दो डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करती है। इसका जो टेन्योर होता है, ठीक है ना, चेयरपर्सन का वो 3 साल होता है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 28 मेंबर होंगे। जो चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, इसीलिए ये रिटायर्ड जज जो है इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। याद रखिएगा स्टेचुटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल है, 1978 बना था, 3 साल कार्यकाल होगा। इसके अलावा 5 मेंबर जो है पार्लियामेंट से होते हैं और 3 जो होता है वो लोकसभा स्पीकर से होगा, जिसमें से 5 मेंबर जो होंगे पार्लियामेंट से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर होंगे। और ये 5 मेंबर में से 3 मेंबर आपका आएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड और 2 आएगा राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेटेड, ठीक। उसका फंक्शन वही है कि जो प्रेस है, ठीक है ना, प्रेस उसका स्वतंत्रता को देखना कि कोई वो मतलब उल्टा पुल्टा काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जिससे उसका एथिक्स मतलब मॉरलिटी को फॉलो कर रहा है नहीं, वैल्यू को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस को देख रहा है कि नहीं। इससे उस चीज़ से जो भी रिलेटेड मैटर होंगे उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोगों ने जो विजन IAS का जो PT 365 है उस इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, फोर्थ भी हो चुका है और आज हमने फिफ्थ भी कर लिया है, ठीक है, फिफ्थ हुआ है। और हम लोगों ने सिक्स्थ को अभी छोड़ दिया है और सेवन्थ को कर लिया है। तो हम लोग को मात्र अब 2 टॉपिक बचता है, एक आपका 6 वाला और एक आपका 8 वाला। तो आने वाले लेक्चर में ये दोनों टॉपिक को मैं निपटा दूंगा। इस तरह से आपका PT 365 का जो है करंट अफेयर जो 2023 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो एक लेक्चर के साथ ही आपका फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग जब है PT 365 दूसरे सब्जेक्ट कर लेंगे। और याद रखिए ये जीरो IAS के चैनल पे है ना, मैंने कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है DPP डेली प्रैक्टिस पेपर। इस कोर्स में डेली आप लोगों को 50 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ ही साथ डिटेल सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कोर्स है दोस्तों ये 23 फरवरी मतलब कल से चालू हो चुका है और ये कंटिन्यू होगा आपका 25 मई 2023 तक, मतलब 90 से 95 डेज का मेरा प्रोग्राम है। याद रखिए अगर हम लोग डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन तो मैंने अभी शुरू में करा है, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को बढ़ा के मैं एक दिन में 60, 70 से 100 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। तो अगर मान लीजिए एवरेज अगर हम 80 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर हम 90 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा जो हम लोग का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा वो हो जाएगा 7200, मतलब 7000 से ऊपर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। UPSC में जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है वो होता है मात्र 100 में से अगर आप जो है एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 2। जो UPSC प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है वो लेस देन 100 जाता है। इसका मतलब अगर आपके 60 क्वेश्चन पूरी अच्छे से सही हैं, 60 मान लीजिए 65 क्वेश्चन सही हैं 100 में से, तो आपके आराम से जो है दोस्तों मोर देन 110 से ऊपर नंबर आएंगे, क्योंकि कुछ आपका नेगेटिव होगा तो 110 से 115 आएगा। और कट ऑफ हमेशा जो है दोस्तों 96, 97 रहा है, तो आराम से आप जो है कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए क्या बताइए, क्या अगर आप 7200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे 7200, तो क्या आपका 65 क्वेश्चन सही नहीं होगा? आराम से किया जा सकता है इसको। इसलिए ये जो कोर्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इस कोर्स के माध्यम से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पूरा सिलेबस। उसके बाद आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं, और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो हमेशा पूरे 3 महीने तक आप जो है पूरा एग्ज़ाम के मोड में रहिएगा। इसीलिए ये कोर्स जो है देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ सब्जेक्ट का पकड़ भी होगा, क्योंकि मैंने खुद ही प्रीलिम्स को 2020 में क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मुझे पता है कहाँ से UPSC किस चीज़ से फंसा सकता है, ठीक है।
तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना आपके लिए क्यों बेहद ज़रूरी है। तो देखिए 65 क्वेश्चन हमारा टारगेट है सही करने का, जो 7200 क्वेश्चन का मात्र जो है 1% से भी कम है कि नहीं। तो अगर आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 65 क्वेश्चन करना आसानी से आप करके यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, जो हम लोग का सपना है। ठीक है, तो इसलिए इस कोर्स को आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहें, इस चैनल को विजिट करते रहें। डेली आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन को मैं पहले पोस्ट कर दूंगा, आप उसको पढ़ लें एक बार, उसके बाद वो क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा, फिर आपका उसका सॉल्यूशन जो है उसी दिन डिस्कशन के बाद आपको चैनल पे दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को ज्वाइन करें। इसी उम्मीद के साथ आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं यहीं पे जो है इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर सीइंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड डो नॉट वेस्ट ए सिंगल मिनट। ठीक है, आप खुश रहें, मस्त रहें और पूरे ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए हैप्पी डे एंड नाइस डे।